हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 6 जो है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिएगा। और मैंने आपको आपको यूनिट 2 3 4 5 6 सब पढ़ाया है। तो उसका वीडियो अगर नहीं देखे हो तो फिर आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जरूर जाके देखिए। और मैं कुछ कुछ चैप्टर्स का मैं क्वेश्चंस भी करवाया हूँ, जैसे यूनिट 2 और 3 का, और बाकी इसके भी मैं वीडियो लाऊंगा, तो आप उसे भी आप जरूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। डिफिकल्टी फेस्ड बाय चिल्ड्रंस इन लर्निंग सोशल साइंस। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं तो फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, कि जैसे डेट याद करने में हो गया, और कौन सा इवेंट कब हुआ था। और जैसे ही हम लोग सोशल साइंस का नाम सुनते हैं तो फिर बोरिंग सा लगने लग जाता है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग इसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सोशल साइंस इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दैट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड अबाउट सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो सोशल साइंस जो है एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें कि हम लोग सोसाइटी के बारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डिफिकल्टी है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो जब भी हम लोग बात करते हैं, डेमोक्रेसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज को जो है बच्चा समझ नहीं पाता। तो अगर आपको भी कभी देखे होंगे कि डेमोक्रेसी जैसे ही वर्ड आता है तो सडनली हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि डेमोक्रेसी होता क्या है। वैसे ही हम लोग को कॉन्सेप्ट को जो है एब्स्ट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन जब हम लोग जैसे दूसरे सब्जेक्ट हो गए, तो कुछ प्लांट्स के वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही बच्चे को वो बताया जाता है कि ये छोटे पौधे हैं, ये बड़े पौधे हैं, तो उसको जैसे ही प्लांट दिखाया जाता है तो उसको समझ जाता है कि क्या होते हैं। लेकिन जो सोशल साइंस है उसमें जो है डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ के बारे में बात होता है, तो जो बच्चों को जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। तो वैसी जो रियल लाइफ है उससे भी हम लोगों को रिलेट करने से में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है सोशल साइंस में, ठीक। मेमोराइजिंग ओवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक। तो जो सोशल साइंस है उसको जो है अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सोशल साइंस में जो है, जैसे कि हम लोग शुरू करेंगे कि मुगल मुगल का हम लोग को हर एक चीज़ के बारे में ध्यान रखना पड़ता है कि वो लोग कब आए, कहाँ आए, कैसे आए। तो हर एक चीज़ को याद करना पड़ता है, तब जाके हम लोगों को वो चीज़ समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में जैसे कि एक फॉर्मूला याद कर लिए तो हो गया, ऐसा सोशल साइंस नहीं है। मेनी स्टूडेंट ट्राई टू मेमोराइज हिस्टोरिकल डेट, इवेंट एंड डेफिनेशन इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड देम। तो बच्चे जो है ना वो हिस्टोरिकल डेट, इवेंट्स, ये सब चीज़ को याद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो एक्चुअल है कि जैसे कि पानीपत का लड़ाई लड़ाई कब हुआ ये याद रखते हैं, लेकिन किस किस के बीच में हुआ, कि कौन जीता, ये सब चीज़ वो याद नहीं रखते हैं, ठीक है। दिस तो इसी कारण जो है दिस लीड डिफिकल्टी इन लॉन्ग टर्म रिटेंशन। ये जो है हम लोगों को लंबे समय तक याद करने में परेशानी जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसी चीज़ को, उसको क्यों, क्या, कैसे, हर एक चीज़ याद रखें, तो ये जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी होगा। थर्ड है लेक ऑफ इंटरेस्ट। सम स्टूडेंट फाइंड सोशल साइंस बोरिंग ड्यू टू लेंदी टेक्स्ट एंड फीवियर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। तो बच्चा जो है इसका लेंदी टेक्स्ट के कारण, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होता है उसको समझने में। और दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि साइंस के जैसा इसमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते, जिसके कारण बच्चा जो है उसको बोरिंग समझने लगता है, ठीक है। तो इसके बाद फोर्थ है डिफिकल्टी इन कनेक्टिंग विथ रियल लाइफ। तो सोशल साइंस को रियल लाइफ से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। स्टूडेंट फेल टू सी हाउ हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल टॉपिक अफेक्ट देयर डेली लाइफ्स। दिस मेक सब्जेक्ट सीम्स इरिलेवेंट एंड हार्ड टू ग्रेस। वास्तविक जीवन से जुड़ने में कठिनाइयाँ, जो वास्तविक जीवन से जोड़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है सोशल साइंस को। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी, जैसे कि
यहाँ लिखा है टर्म सोवेर्जिनिटी, फेडरलिज्म और जियोपॉलिटिक्स। ये सब जो है हम लोग आम बोलचाल के भाषा में इस चीज ये सब का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण इनको जो है समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता है। एक तो इनको जो है हम लोगों को समझने के लिए उसको आम बोलचाल की भाषा में समझाना पड़ता है कि वो चीज़ क्या होता है, तब जाके हम लोगों को समझ में आता है। तो एक मेन कारण ये भी है कि जो सोशल साइंस होता है उसका लैंग्वेज जो है, भाषा जो है जटिल होता है, जिसके कारण समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्टी इन मैप रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, तो बच्चे को जो है मैप रीडिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वहाँ जो मैप मैप जो है एक छोटा-सा जगह में बहुत कुछ दिखाया रहता है, लेकिन उसको एक्चुअल में समझना, जैसे मैप में डिस्टेंस दिखा रहा है कि 200 किलोमीटर, अ, तो लेकिन जो है एक्चुअल में हम लोग को उस चीज़ समझने में दिक्कत होता है कि 200 किलोमीटर कैसे है। और मैप में जो है एक शॉर्ट में लिखा रहता है कि सिंबल्स होते हैं, ठीक? तो मैप में सिंबल्स होते हैं किनारे में कि ऐसा लाइन जो है डॉट डॉट लाइन जो है नदी का है, और कुछ पहाड़ों के वो साइंस रहते हैं। तो ये सब चीज़ जो है बच्चों को कठिनाई डालता है कि ये क्या है ऐसा करके। इसके बाद lengthy and detailed answer. Unlike subject with direct formulas, social science requires long explanation and structured answer. जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि जो दूसरे सब्जेक्ट की तरह इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होते सोशल साइंस में, इसमें जो है लॉन्ग एक्सप्लेनेशन होता है। तो जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आ, मुगल आए, कब आए, कहाँ आए, क्यों आए, ये सब हर एक चीज हम लोगों को देखना पड़ता है, तब जाके हम लोग को सोशल साइंस समझ में आता है। तो वैसे तो इस जो डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या-क्या स्टेप्स अपना सकते हैं, जैसे यूज़ रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो जब हम लोग बच्चे को जैसे कि डेमोक्रेसी बता रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी को समझाने के लिए जैसे स्कूल में इलेक्शन करवा दिए, स्कूल में क्लास कैप्टन्स के लिए इलेक्शन करवा दिए, तो बच्चा समझ पाएगा कि डेमोक्रेसी क्या होते हैं। और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। लॉ, एक मिनट, तो किसी को हम लोग बोलते हैं उसको न्याय नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है बोलते हैं, तो उस चीज को समझने में हम लोगों को दिक्कत जाता है, क्योंकि देखो ऐसे ही नहीं समझ पाओगे कि किसको न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन जब उसको तुम कोई सा एग्जाम्पल देखोगे या फिर अपने डेली लाइफ में कहीं देखोगे किसी को न्याय नहीं मिलता हुआ, तब जाके आप उस चीज को समझोगे। जैसे कि कोई सरपंच है गांव का, वो जो है जो भी गवर्नमेंट के साइड से पैसा वैसा आ रहा है, तो उस चीज को जो है वो पूरा ले रहा है, मतलब अपना खुद ही यूज कर ले रहा है, गांव के वालों को दे नहीं रहा है। तो इसमें कहा है, अब इसमें ऐसे सिचुएशंस देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको जो है न्याय नहीं मिल रहा है, उन लोग को जो मिलना चाहिए, तो ऐसे जगह पे उनको समझ में आता है। तो उसके बाद है इंटरेक्टिव मेथड, ठीक है। तो इंटरेक्टिव मेथड बनाना है, जैसे कि यूज वीडियोस और स्टोरी के जरिए आपको बताना है कि जैसे मुगल काल का क्यों स्टोरी बता रहे हो, ठीक। रोल प्लेस, देखो जैसे डेमोक्रेसी यहाँ जैसे बताया कि, तो वैसे ही ये स्कूल इलेक्शन करवा रहे हो भी एक एक तरह का रोल प्ले ही है। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, तो टीचर को जो है जो बुक का जो एकदम कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होता है उस चीज को सिंपल करके बताना चाहिए, तब जाके बच्चों को जो है समझ में आएगा। मेड माइंड मैप्स एंड डायग्राम, देखो माइंड मैप्स और डायग्राम से भी बहुत बच्चे बहुत ज्यादा समझ जाते हैं कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है करके तुम बता दे रहे हो। माइंड मैप, सबसे पहले माइंड मैप देखेंगे तो बच्चे जो है उसको उसका जैसे माइंड मैप में आप छोटा छोटा करके बता दिए रहोगे, तो बच्चा जो है उस चीज को ना पूरा डिटेल में पढ़ पाएगा। और प्रैक्टिस राइटिंग आंसर, इनकरेज स्ट्रक्चर्ड राइटिंग टू इम्प्रूव एक्सप्रेशंस, ठीक। उत्तर लिखने का अभ्यास कराएं, ठीक है। संरक्षित लेखन को बढ़ावा दे ताकि अभिव्यक्ति में सुधार हो। और दोस्तों अगर मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ या नहीं जरूर बताना, क्योंकि ये सब चीज पढ़ाना मेरे लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो अगर थोड़ा सा भी समझ में आए तो मेरे को जरूर बताना, क्योंकि इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। और
और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करना और आपका एनसीईटी में जो है बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। आपने सिलेबस में देखा ही होगा कि जो अ, बुद्ध और जैन टीचिंग के बारे में भी है, तो इसमें जो है बुद्ध और जैन टीचिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको बौद्ध और जैन दोनों के बारे में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो बुद्ध टीचिंग, जो गौतम बुद्ध जो थे ये बुद्धिज्म के संस्थापक थे, फाउंडर थे, जो कि उनका जो शिक्षा देने का थर्ड प्रिंसिपल जो था, टू हेल्प पीपल टू अचीव पीस एंड एनलाइटमेंट, ठीक है, लोगों को जो है शांति और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना था। तो उनका जो शिक्षा था वो फोकस करता था ट्रूथ पे, मोरलिटी और सेल्फ डिसिप्लिन, जो सत्य, नैतिकता और आत्म अनुशासन पर केंद्रित था। तो उन्होंने जो है 4 नोबल ट्रूथ दिए, जिंदगी के जो 4 नोबल ट्रूथ दिए, जिसको कि चतुराया, ठीक है, चतुवर्य सत्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। दुख, तो दुख जो है, सफरिंग जो है, सबकी ज़िंदगी में दुख होता है, जैसे कि आप लोगों की ज़िंदगी में भी दुख होगा, कुछ ना कुछ दुख तो होगा, मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ दुख है। तो जैसे आप लोगों को दुख है कि एनसीटी एग्ज़ाम में जो है मेरा ड्रीम कॉलेज जो है वो मिल पाएगा या नहीं, और मेरा दुख है कि भाई मैं प्रॉपर टाइम में सब चीज़ कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँगा या नहीं। तो ऐसा दुख हर किसी के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दुख होता ही है, ठीक है। तो उसके बाद है समुदाय, ठीक। तो कॉज ऑफ सफरिंग, तो कॉज ऑफ सफरिंग कैसे हो सकता है, तो उन्होंने जो है दुख के जो है 12 कारण की का जो व्याख्या किया है। तो दुख का जो मुख्य कारण है इच्छाएं, डिजायर और अटैचमेंट है। जैसे कि दुख मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मेरे को जो है आरआई भोपाल जाना था, जो कि मैं नहीं गया, तो मेरे को दुख हुआ। इच्छाएं रखा इसलिए तो मेरे को दुख हुआ, इच्छाएं रखा तो दुख हुआ ना। आप भी कुछ इच्छाएं रखोगे और पूरा नहीं होगा तो दुख होगा। तो जो इच्छाएं हैं और लगाव जो है, ठीक है, वो जो है दुख के कारण बनते हैं। निरोधा, ठीक है, एंड ऑफ सफरिंग, तो सफरिंग कैन बी स्टॉप बाय ओवरकमिंग डिजायर, तो इच्छाओं और को समाप्त करके दुख को रोका जा सकता है। अगर देखो मेरा इच्छा ही नहीं होता आरआई भोपाल जाने का, तो फिर मुझे दुख ही नहीं होता, दुख नहीं होता ना। अभी मेरे को दुख नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ जहाँ पे भी हूँ वहाँ खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर एक इच्छा रखा था तो फिर दुख हुआ ना। तो जो थर्ड पॉइंट है यही बोलता है कि अगर इच्छाएं ही नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग को दुख नहीं होगा, ठीक है। मागा, पाथ ऑफ एंड सफरिंग, तो उन्होंने जो है 8 फोल्ड पाथ पाथ दिए, जिससे कि हम लोग जो है अपना जीवन का दुख जो है उसको हम लोग निवारण कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग अष्टांगी का मार्ग भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग उसको एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। द 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगी का मार्ग भी उसको कहा जाता है। तो दिस इज द वे टू अचीव निर्वाणा, तो जो है यह दुख को जो निवारण करने का ये जो पाथ है, तो लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, दुख से मुक्ति, ठीक। तो यहाँ जो है राइट व्यू, तो जो पहला है राइट व्यू, तो हम लोगों का जो दृष्टि है, दृष्टिकोण है, वो जो है सत्य होना चाहिए और वास्तविकता की से समझ होना चाहिए। जो एक्चुअल में चीज़ क्या है उस चीज़ की समझ होना चाहिए, उसी को हम लोग बोल रहे हैं राइट व्यू। राइट अटेंशन, थिंकिंग पॉजिटिवली एंड अवॉइडिंग ग्रीड, तो सही संकल्प और सकारात्मक रूप से सोचना और लालच से बचना। तो दूसरा पॉइंट यही बताता है। राइट स्पीच, स्पीकिंग ट्रूथफुली एंड काइंडली, तो सत्य और दयालुता से बोलना। और उसके बाद है राइट एक्शन, डूइंग गुड डीड्स, अच्छे कर्म करना, अच्छे कर्म करना हो गया, जो भी काम कर रहे हैं उसमें अच्छा काम करें ताकि किसी और का बुरा काम ना करे, ये जो है शामिल है। राइट लाइवलीहुड, अर्निंग अ लिविंग इथिकली,
तो नैतिक तरीकों से जीवन यापन करना, और राइट एफर्ट, स्टेइंग अवे फ्रॉम बैड हैबिट, तो जैसे बुरी आदत से दूर रहना, जैसे कि हो गया अल्कोहल ड्रिंकिंग हो गया, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि बुरी आदत में आते हैं, तो वो लोग से दूर रहना के लिए भी वो जो है कहते हैं। राइटफुल राइट माइंडफुलनेस, बीइंग अवेयर ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, तो सही जागरूकता, विचारों और क्रियाओं का आलोचन करना। तो राइट कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एंड गेन इनर पीस, जो राइट कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम लोग मेडिटेशंस करने को भी वो लोग जो है बुद्ध टीचिंग जो है जोर देता था। आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान करना। तो एजुकेशनल फिलोसॉफी उस टाइम का कैसा था बुद्धिज्म टाइम पे, तो एजुकेशन फॉर ऑल, तो उस टाइम का एजुकेशन जो था वो सबके लिए था, और एम ऑफ एजुकेशन जो था होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का पूरी तरीके से समग्र विकास, तो बच्चे का हर एक चीज डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स हो गया या सिंगिंग हो गया, और जो सब्जेक्टिव भी डेवलपमेंट है, ये सब जो है उस टाइम पे शामिल थे। लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म टीचिंग जो था वो पाली लैंग्वेज में था, और डिसिप्लिन फॉलो अष्टांग मार्ग, तो जो डिसिप्लिन जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था उस टाइम का, क्योंकि अष्टांगिका मार्ग को जो है फॉलो करना पड़ता था। द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा मीन्स फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एंड रिबर्थ। निवारण का सिद्धांत, निवारण का जो अर्थ है दुख और पुनर्जन्म से मुक्त होना, जो कि अचीव किया जा सकता है एट फोल्ड पाथ का को फॉलो करके। तो उसके बाद सेकंड आते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग इन उपनिषद, तो जैन धर्म में शिक्षक को और उपदेश का सिद्धांत। तो जैन कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर, तो जैन धर्म में कैसे टीचिंग होता था उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करें, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जैन और बुद्ध जो टीचिंग था वो जो है एक नेचुरल सराउंडिंग में होता था, जहाँ की गुरु और शिष्य जो है साथ में रहते थे, और शिष्य जो है वो पूरा टाइम गुरु के साथ रहते थे, तो हर चीज़ जो है गुरु जैसा करता था, तो हर चीज़ सीखते थे, जल्दी उठना हो गया, तो और जो नेचुरल चीज़ें हैं उस चीज़ को रेस्पेक्ट करना जो है उस टाइम पे होता था। तो गुरु जो है वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते थे, और जितना अपना जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट को सिखाते थे। तो जैन, अ टीचर गुरु इन जैनिज्म इज स्पिरिचुअल गाइड, जो जैन टीचर थे वो आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते थे, हु लीड स्टूडेंट टुवर्ड्स, जो स्टूडेंट को जो है ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन सिखाते थे, सत्य, अहिंसा और आत्म अनुशासन को की ओर जो है मार्गदर्शन करते थे। तो द तीर्थांकर तीर्थांकरास स्पिरिचुअल टीचर आर कंसिडर हाईएस्ट गाइड इन जैनिज्म, तो तीर्थांकर्स को जो है उस टाइम पे हाईएस्ट टीचर जो है कहा जाता था। टीचर शुड बी फ्री फ्रॉम वर्ल्डली अटैचमेंट एंड डिजायर, जो उस टाइम के शिक्षक जो होते थे वो जो है आम जिंदगी, जैसे कि नॉर्मल लोग जो करते हैं वो लोग से वो परे होते थे, मोह माया से वो दूर रहते थे, तो वो सब उनका रूल था। ठीक है, तो टीचिंग मेथड इन जैनिज्म, तो 5 महाव्रत, ठीक है, 5 वॉस, पंच महाव्रत। टीचर इम्फेसाइज नॉन वायलेंस, ठीक है, अहिंसा, ट्रूथ, सत्य और सेल्फ, आत्म नियंत्रण पर जोर देते थे। सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन, तो जो है बच्चों को जो है सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन जो है सिखाया जाता है। अर्निंग इन्वॉल्व डीप रिफ्लेक्शन एंड इनर प्यूरिफिकेशंस, तो शिक्षा गहरे विचार और आंतरिक शुद्धता की प्रक्रिया होता था। ठीक है, क्वेश्चंस आंसर मेथड, तो जो जब भी डाउट होता था बच्चों को, तो फिर वो जो है क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू जो है उनका डाउट जो है वो क्लियर करते थे। और अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस बेस्ड टीचिंग, जो उस टाइम का जो टीचिंग था वो जो है फोकस होता था पीस, ठीक है, शांति, काइंडनेस, रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, जो शांति, दया और सभी जीवों के प्रति सम्मान पर
सम्मान पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। तो उस टाइम पे जो था जितने भी जानवर थे सबका जो है रेस्पेक्ट किया जाता था और शांति और दया के बारे में सिखाया जाता था। तो शांति और दया कैसे रखें दूसरे जीवों के प्रति वो सब भी सिखाया जाता था। तो टीचर एंड टीचिंग इन उपनिषद, तो उपनिषद में शिक्षक और शिक्षण। तो उपनिषद में जो है स्पिरिचुअल नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन पर फोकस किया जाता था। ठीक है, तो आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मज्ञान पर जो है शिक्षा जो है केंद्रित था। और टीचर्स गुरु गाइड्स स्टूडेंट थ्रू डायलॉग्स एंड डिबेट्स। तो जो टीचर्स थे वो बच्चों को जो है डायलॉग के जरिए जो है स्टूडेंट को समझाते थे और डिबेट के जरिए शिक्षक गुरु छात्रों को संवाद और वाद विवाद के माध्यम से मार्गदर्शित करते थे। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। तो और उस टाइम जो है ना श्रवण हो गया, मनन और निधि यासन पर जो है फोकस किया जाता। श्रवण मतलब कि सुनना, जो गुरु जो बोल रहा है उसको सुनना, फिर मनन उसको मन में जो है याद करना। मतलब कि जैसे कोई टीचर बताया कि कोई सब कॉन्सेप्ट बता रहा है, जैसे कि मेडिटेशन कैसे करना है वो चीज़ सुना रहा है, तो उसके बाद मन में उसको याद करना कि यहाँ सर ने क्या क्या बोला। तो वो सब चीज़ जो है होता था। ठीक, गुरु शिष्य ट्रेडिशन इज फॉलोड। तो गुरु शिष्य परंपरा जो है पालन किया जाता था। वेयर स्टूडेंट जो स्टूडेंट है वो टीचर साथ रहते थे और उनके एक्सपीरियंस के जरिए जो है हर चीज़ सीखते थे। तो इसमें जो है आपका एक और टॉपिक है कि सब्जेक्ट टीच इन सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में सब्जेक्ट जो टीच किया जाता है तो उनमें जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी। आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री में जो है हम लोग पास्ट इवेंट के बारे में पढ़ते हैं और ज्योग्राफी जो है हम लोग अर्थ का जो फिजिकल फीचर है, जो आप इसको जो है नोट्स में भी पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। और आपको ये सब चीज़ पता ही है क्योंकि आप सब जो है 12th पास करके आए हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है, जो गवर्नमेंट सिस्टम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स जो है, जो रिसोर्सेस हैं और जीडीपी एनएपी के बारे में हम लोग जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, सोशल बिहेवियर। एंथ्रोपोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, तो पहले लोग कैसे थे, अभी के लोग कैसे हैं, और कल्चर के बारे में एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाता है। साइकोलॉजी जो है, उसके बाद जो है सातवां जो है साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इमोशन, थिंकिंग प्रोसेस। उसके बाद सिविक्स जो है द स्टडी ऑफ सिटीजनशिप, राइट्स एंड ड्यूटीज जो है आते हैं सिविक्स में। तो और जो है सोशल साइंस टीचिंग में जो नोबल अवार्ड विनर्स और जो है इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल साइंस के डिफरेंट फील्ड में उस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम पे डल जाएगा, तो वहाँ पे आपको मैं यहाँ जो है साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जैसे कि पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट विल्सन जिसको कि नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में 2020 में, जो कि बताया है ऑक्शन थ्योरी के बारे में। तो ऑक्शन थ्योरी आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल में जो है प्लेयर्स को जो ऑक्शंस होता है, तो वो जो थ्योरी है ये दोनों साइंटिस्ट ने दिए। तो इसमें उन्होंने कि कैसे बेनिफिट लें, जो सेलर है और जो खरीदार है, बेचने वाला और खरीदार दोनों को फायदा हो, ऐसा उन्होंने नियम बनाया जिसके कारण उनको 2020 में जो है नोबेल प्राइज मिला। ठीक, और ऐसे ही हैं उसके बाद एस्थर डफ्लो, अभिजीत बनर्जी एंड माइकल क्रेमर, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2019 में। तो इनको जो है जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन एलिवेटिंग ग्लोबल पावर्टी, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था एक्सपेरिमेंटल अप्रोच एंड एलिवेटिंग ग्लोबल पावर्टी पे था। तो इसके कारण इनको जो है नोबेल प्राइज मिला 2019 में। ऐसे ही 5 साइंटिस्ट हैं जिसको कि आप पढ़ लेना और टेलीग्राम से नोट्स बना लेना। अगर और मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ और कैसे मैं इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और एनसीटी का तैयारी कर रहे हो तो फिर
आखिरी तक जुड़े रहना, ठीक है? मैं भी आपको पूरा टाइम तक सपोर्ट करूँगा, काउंसलिंग होगा हर टाइम पे तक। तो थैंक यू।